डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस क्लास में हम अपनी जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, क्या बताता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद हमने देखा कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, कौन कौन से लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, और मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। और इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल हमने देखा। तो आज हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे कैसे। ऑक्टाहाइड्रल में हमें क्या बना था, Ml6, जिसमें क्या था हमारा नंबर ऑफ लिगेंड 6। आज हम जो देखेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना होगा, 4। कितने होंगे, 4। ऑक्टाहाइड्रल की केस में कितना था हमारा, 6। टेट्राहाइड्रल की केस में हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें हमारा जो सिमेट्री क्या होगा टेट्राहाइड्रल की केस में, टेट्राहाइड्रल सिमेट्री होगा। ठीक है, यहां क्या था हमारा ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री था कॉम्प्लेक्स का, यहां क्या है हमारा टेट्राहाइड्रल सिमेट्री है। यहां नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 6 है। यहां नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब देखेंगे टेट्राहाइड्रल की केस में हमें कौन कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में, और कौन कौन सा लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल आयंस की केस में। मेटल आयंस की केस में जिस तरह हमारा ऑक्टाहाइड्रल की केस में जो मेटल का डी ऑर्बिटल था वो स्प्लिट हुआ था 2 सेट में, उसी तरह यहाँ भी होगा। एक है हमारा T2 सेट जिसमें हमारा क्या होगा, dxy dyz एंड dzx। एक सेट ये बनेगा, दूसरा हमारा ई वाला सेट बनेंगे जिसमें हमारा dx² -y² और हमारा dz²। ये जो नॉर्मल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होता है मेटल लाइन की केस में टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में भी हमारा क्या होगा, T2 सेट होगा। इसमें हम G नहीं लिखेंगे क्योंकि जिस तरह हमने ऑक्टाहाइड्रल में T2G लिखा था या EG लिखा था, क्योंकि हमें पता है ऑक्टाहाइड्रल का कॉम्प्लेक्स क्या है, सिमेट्रिक है, इसीलिए वो G रेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक नहीं है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, T2 और E लिखेंगे, इसमें हम G नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मेटल की ओर से हमारे ये 2 सेट आएंगे। इसका क्या था हमारा सिमेट्री, T2 था, इसका हमारा सिमेट्री क्या था, E था। ये दोनों हमारा क्या होगा, सिमेट्री, दो क्लास सिमेट्री क्लास के होंगे। फ्रॉम द मेटल आयन the d orbitals is splitting into 2 sets. One is T2, dxy, dy is at dzx, and the second one is E, which includes dx² -y² and dz² orbit. ये है हमारा मेटल की ओर से। अब जो हमारे लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है, लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स से हमारा कौन सा होगा, मेनली यहाँ पे हमारा s और p ऑर्बिटल फ्रॉम द लीगेंड और से हमारे क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से यहाँ क्या होगा, लीगेंड्स की जो हमारा 4 लीगेंड है यहाँ इनका ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो क्या होगा हमारा लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगा। और वहां पे मेनली जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो हमारा s और p ऑर्बिटल होगा। s और p जिनका सिमेट्री क्या होगा, s ऑर्बिटल का हमारा A1 होता है और p ऑर्बिटल का हमारा T2 सिमेट्री होता है। ये क्या होगा, हमारे लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होगा। ये हमारा क्या होगा, मेटल ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होगा। अब क्या होगा, अब हमने जिस तरह
वही प्रोसीजर जो हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में लगाया था वही प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे भी लग जाएंगे, यहाँ पे भी लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो सेम सिमेट्री के हमारा क्या होगा ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्बिटल सेम सिमेट्री होगा वो क्या होगा, कंबाइन होंगे, वो कंबाइन होके हमें क्या बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे क्लियरली यहाँ पे क्या बनेंगे, जब ये सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे मिक्स अप हो जाएंगे तो हमें एक बॉन्डिंग सेट बनेंगे। ठीक है, एक वन बॉन्डिंग सेट बनेंगे। इसके बाद हमारा एक क्या बनेगा, वन स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। और एक क्या होगा, कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग सेट हमें क्या बनेगा। ये इतने ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें क्या होगा फॉर्मेशन होगा जब same symmetry of orbital from the metal ion and the same symmetry of orbital from the ligand of orbital will combine, we will get this much of new molecular orbital। अब क्या होगा, अब जिस तरह हमने ऑक्टाहाइड्रल की केस में देखा था, हमें पता है कि टेट्राहाइड्रल में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसा होता है। ऑक्टाहाइड्रल की केस में हमारा ये क्या रहा था, नॉन बॉन्डिंग रहा था T2G सेट। लेकिन अब टेट्राहाइड्रल में की केस में क्या बनेगा, हमारा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे, हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम देखेंगे कि ये मिलके जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसे बनता है। अब वो देखेंगे इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देखा है हमने क्या हो गया, हमारे मेटल की केस में टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या बनेगा, हमारा Ml4 टाइप बनेगा। क्या बनेंगे, हमारा Ml4 टाइप। ठीक है, यहाँ हमारा Ml4 का क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा मेटल होगा, यहाँ क्या होगा, लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 4 लिगेंड होंगे हमें, क्योंकि हम इस बार किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहले मेटल में हमारे 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, एक हमारा क्या है, T1 सिमेट्री के होगा। ठीक है, T2 सिमेट्री के होगा, यहाँ पे A1 सिमेट्री के होंगे। ये हमारा p ऑर्बिटल हो गया जिसमें हमारे 3 है सब ऑर्बिटल px py pz। और हमारा दूसरा केस यहाँ पे क्या होगा, हमारा E और T2 होगा। ये हमारे क्या है, d ऑर्बिटल होगा। ठीक है, n-1 d, ये ns np ns, ये n-1d होगा। अगर ये 4s होगा, ये 4p होगा, 4s होगा तो 3d होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, ns np लिखेंगे, n-1d। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेटल की 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ लिगेंड साइड से क्या होगा, लिगेंड साइड से क्योंकि लिगेंड का एनर्जी कम होता है तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का ऑर्बिटल है, एक है T2 और दूसरा है हमारा A1। ये इनका क्या है, सिमेट्री है, ये इनका क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे T2। अब हमारे पास आ गया, ये है हमारा मेटल की ओर से जो जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये हमारा सिमेट्री है लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री है जो कि बॉन्डिंग में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से जो जिस ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होगा इनसे, और यहाँ पे जो जिन ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होगा वो दोनों क्या होगा, कंबाइन होगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है, फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब हमारा सबसे पहले T2 वाला आएंगे। T2 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 3 है, px py pz। ठीक है, इसके बाद जो हमारा s ऑर्बिटल है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये हो गया हमारा जो T2 वाला है जिसमें 3 जो ऑर्बिटल आ गए हमारे dx dy dz, क्योंकि इसमें हमने कहा है कि जो हमारा Eg ऑर्बिटल है इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, हमारा Eg ऑर्बिटल क्या रहेगा,
हमारा Eg ऑर्बिटल में जो दो सब ऑर्बिटल है ये हमारा रहेगा E ऑर्बिटल में। Eg हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इस बार टेट्राहाइड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। E जो ऑर्बिटल है वो हमारा हमने कहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा वाला हुआ, ये हमारा हो गया T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन सा हुआ, ये हमारा A1 हो गया, ठीक है। अब हमने कहा था ये क्या बन गया, नीचे इनकी एनर्जी आने का मतलब है कि ये है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इनका क्या बनेंगे, रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेंगे, ठीक है। अब ये T2 वाला भी हमारा क्या होगा, दूसरा सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एक क्या बनेंगे, हमारा एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और जो हमारा T2 का एंटी बॉन्डिंग सबसे हायर एनर्जी पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा T2 स्टार हो गया, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग आ गया। ये हमारा क्या आ गया, A1 स्टार, ये भी क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग आ गया। ये हमारा क्या है, T2 स्टार, ये हमारा क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये वाला आ गया, और यहां से आ गया हमारा लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से, ठीक है। तो T2 दूसरा कहां पे है, यहां पे है एक, ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा T2 क्या है हमारा, इधर है, यहां से भी हमारा T2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, इधर ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब Eg है, Eg एक हमने कहा है कि ये नॉन बॉन्डिंग रहता है, तो इसका कोई हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। A1 का देखेंगे, A1 यहां से मेटल से आएंगे और यहाँ लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से आएंगे। इसी का एंटी बॉन्डिंग कहाँ बनेगा, हायर एनर्जीज पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इन केस ऑफ ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये है हमारा मेटल की ओर से, ये है हमारा लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से, और जब ये दोनों मिक्स अप हो जाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द metal with same symmetry will combine to form molecular orbital diagram in case of tetrahedral complexes। Ml4 क्या है हमारा, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो जो हमारा नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग ये ऑर्बिटल है, और हमारा जो पहला वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो गैप है ये हमारा क्या दिखाता है, डेल्टा टी। क्या दिखाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्या दिखा है, जिस तरह हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा था, उसी तरह हमारे डी ऑर्बिटल की डेल्टा का वैल्यू कहां से आ जाएगा, इन दोनों की गैप से आ जाएगा। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड द फर्स्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, the gap between the non-bonding orbital and the first anti-bonding orbital give us the value of delta t। ये हमें क्या देगा, डेल्टा टी का वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, कल हमने पहले लेक्चर में जो देखा था इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल में कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, और अब हमने देखा कि इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या चेंजिंग आया है, वो कंपेयर करना है कि ऑक्टाहाइड्रल में कौन सा सबसे नीचे आया था और टेट्राहाइड्रल में कौन सा सबसे नीचे आया है और क्यों आया है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगा, बाद में आपको पता चलेगा कि ये डेल्टा वैल्यूज कैसे एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, और इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलअप देखेंगे कैसा है, ठीक है। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COF4 ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है COF4 या COCl4 देखेंगे, यहाँ पे Cl4 लिखेंगे। ये दोनों क्या है, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, COCl4 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल है। हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, कितना रहेंगे, ठीक है।
तो जो हमारे लिगेंड है वो हमारे ये है, नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, क्लोराइड यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो क्लोरीन कितना है हमारे पास 4 है, तो लिगेंड कितना हुआ हमारे पास 4। ठीक है, तो एक लिगेंड हमारा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, हमारे पास 2 करते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ 4 दूनी 8। 8 इलेक्ट्रॉन हमारे किस साइड से आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे 4 जो लिगेंड है वो कर रहा है। अब हम कोबाल्ट का देखेंगे, कोबाल्ट कितना है हमारे पास CO2 है। ठीक है, यहाँ -1 आता है क्लोरीन पे 414, जब इक्वल के राइट साइड चले जाएंगे तो +4 बनेंगे, -2 +4 +2, तो कोबाल्ट किस स्टेट में आ जाएंगे हमारा +2 स्टेट में। जब तो कोबाल्ट कितना इलेक्ट्रॉन हमें देंगे, 7 देंगे। ये कौन सी कैसा है, D7 सिस्टम है। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन हमें कंट्रीब्यूट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हुआ, 7 8 15। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 4 जो लिगेंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 कर रहा है, और जो कोबाल्ट हमारे D7 सिस्टम है +2 में वो 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल जो हमारे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन रहा वो है हमारे पास 15। तो देखेंगे हम कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलअप रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोरीन जो है हमने देखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पैरअप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया, और यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 जो है हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो हमारे यहाँ से जो स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था यहाँ पे, तो उसमें हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेट है ये हमारा क्या बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ई है, ये हमने कहा है कि ये EG ऑर्बिटल DX² -Y² DZ² पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये क्या बनेंगे हमारा नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। क्या बनेंगे, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। और ये T2 वाला, ये हमने कहा स्लाइडली क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल A1 स्टार M2, ये हमारा क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट जो T2 एंड T1 सेट ऑफ ऑर्बिटल है, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, हमारा जो E ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। और जो फर्स्ट T2 स्टार है, ये हमारा स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ जाता है। और लास्ट जो A1 स्टार एंड T2 स्टार है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये है आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ठीक है। अब देखेंगे हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन कैसे होता है स्क्वायर प्लेनर में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है। तो दूसरा जो हमारा 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, 4 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, वो है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है, और कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है हमारे कॉम्प्लेक्सेशन में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन में हमारे टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मेनली ये कौन सा मेटल एटम फॉर्मेशन करता है, D8 वाला फॉर्मेशन करता है। ठीक है, D8 सिस्टम जिसमें D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो क्या होता है, जब हमने देखा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनता है कब है कि जब अलोंग द z एक्सिस जो हमारा लिगेंड्स होता है वो जब मूव कर जाता है, बाहर चला जाता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, जिसे हमने टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहा था। तो वहां से जब अलोंग द z एक्सिस जो हमारा लिगेंड्स होता है वो चला जाता है तो हमारा क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, जो हमारा मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट्स हो जाता है इनटू 4 सेट्स। कितने सेट्स में हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाता है, देखना है, ध्यान से देखना है कि हमने देखा था कि इन केस ऑफ जो हमारा टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हमने देखा था वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ईजी एंड द सेकंड इज 2tg में डिवाइड हो रहा था। अब इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हमने कहा है कि जो अलोंग द z एक्सिस जो लिगेंड है वो चला जाता है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता था। तो डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट होता है 4 में। तो सबसे पहले जो है A1G सिमेट्री के हो जाएगा जिसमें हमारा dz स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, कौन सा होंगे, dz स्क्वायर ऑर्बिटल, और एक EG सिमेट्री के होंगे जिसमें हमारा कौन सा होगा, dxz और dyz, जो z वाले एक्सिस की सिमेट्री हो, क्योंकि हमने देखा है कि इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड्स होता है वो बाहर चला जाता है तो इनकी एनर्जी कम हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंट सेट्स में स्प्लिट अप हो जाता है EG। इसके बाद हमारा जो सेट है वो B2G है। B2G हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, dxy, xy का क्या हो जाता है, हमारा एनर्जी राइज अप हो जाता है। और थर्ड जो हमारा है B1G सिमेट्री के है जिसमें हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। तो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में जो हमारा d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट अप हो जाता है ये 4 सेट में, ये 4 सेट में हमारा d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। एक है A1G सिमेट्री, dz स्क्वायर, EG सिमेट्री, dxz एंड yz, जिसमें z कंपोनेंट होगा उनका एनर्जी डाउन हो जाएगा। जो तीसरा सेट है वो हमारा B2G सिमेट्री के है जिसमें हमारा dxy है, हमने देखा था कि xy और x स्क्वायर y स्क्वायर का एनर्जी और भी हायर चला जाता है। और लास्ट जो हमारे सिमेट्री वो हमारा B1G है जिसमें हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे जो मेटल की ओर से जो d ऑर्बिटल है वो हमारे ये 3 सेट है, ठीक है। ये है हमारा A1U में हमारा एक है ये वाला PZ है, ये हमारा PX और PY सेट, एक सेट में ये चेंज होगा, एक सेट में ये चेंज होगा, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में जो हमारा सिमेट्री होगा ये है हमारा A2U होगा, हमारा PZ होगा, और जो EU होगा वो PX और PY होगा, ठीक है। तो जो हमारे p ऑर्बिटल के एनर्जी भी क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, ठीक है, ये भी टूट गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम p ऑर्बिटल में A2U सिमेट्री के PZ ऑर्बिटल है और PEU के PX और PY है। A1G सिमेट्री के हमारा S ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की बात करें तो हमने कहा है कि ये 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। सबसे पहले EG हो गया, ये हमारा dxz और dyz है, ठीक है, EG वाला dxz और dyz है। A1G जो हमारा है वो dz स्क्वायर है, और जो B1G है ये हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और B2G है ये हमारा dxy है। ये 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारा मेटल के d ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। Also p orbitals will also split into t set. One is of AU symmetry of consists of pz, and the other one is EU consists of px and py। ये क्या हो गया, हमारे मेटल की जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग हो गया कि वो स्प्लिटिंग कैसे होता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो हमारे 4 जो लिगेंड्स है, क्योंकि हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, 4 क्या होगा हमारे पास लीगेंड हो गया। ये जो हमारे लीगेंड के जो लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है LGOS है, ये हमारे पास 3 सेट में डिवाइड हो गया है। एक है हमारा A1G का सिमेट्री का, दूसरा है हमारा B1G का, और हमारा तीसरा क्या है, EU सिमेट्री के है। ये सब इनका क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। तो लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल भी हमारे 3 सिमेट्री के, एक है A1G, दूसरा है B1G, तीसरा है हमारा
EU, ठीक है। अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन जब होगा तो ये सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, रेक्ट कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, रेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमने कहा है कि इनकेस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो कि कहाँ से बनता है, हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जब इसका टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होता है तो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। ये क्या है, जो अलोंग द जेड एक्सिस हमारे जो लिगेंड्स होता है वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो वहां से क्या होगा, हमारा जेड ऑर्बिटल बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, जो जेड ऑर्बिटल्स हमारा बाहर चला जाएंगे तो हमारे जो जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे ऑर्बिटल्स है वो टेक पार्ट नहीं करेंगे, वो जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो सब क्या रहेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हमारे एस ऑर्बिटल जो सेम A1G सिमेट्री के हमारे मॉलिक्यूलर और जो मेटल्स के और A1G सिमेट्री के हमारा क्या लिगेंड के दोनों इंटरेक्ट होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। क्योंकि A1G सिमेट्री की सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग वहां होगा, तो इसका एनर्जी सबसे कम आ जाएंगे। इसके बाद हमारा B1G सिमेट्रिक है जिसमें हमारा dx स्क्वायर y स्क्वायर है, और यहाँ से हमारे B1G सिमेट्रिक है वो दोनों कंबाइन होके और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। फिर जो EU सिमेट्रिक है हमारे जिसमें px और py है, और यहाँ से जो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से EU सिमेट्रिक है वो दोनों कंबाइन होके हमारे क्या बनेगा, तीसरा वो बॉन्डिंग सेट बनेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का हमारा क्या हो गया, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गया EU, B1G एंड A1G। और हमने कहा है जितना बॉन्डिंग सेट बनता है उनका रेस्पेक्टिव क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और इनका एनर्जी जितना बॉन्डिंग का नीचे आता है उतना एंटी बॉन्डिंग का राइज अप हो जाता है। और A1G का जो एंटी बॉन्डिंग बन गया वो यहाँ A1G स्टार, ठीक है। और EU का, ठीक है, फर्दर EU का एनर्जी और भी ऊपर चला गया, ठीक है। और हमारा B1G का हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो हमारा B2G है, एक जिसको हमने यहाँ पे रेड से लिखा गया है, रेड से दिखाया गया है, ठीक है, A2U, इसको हमने रेड से लिखेंगे A2U। ये जो B2 साइड ऑफ ऑर्बिटल है जो कि हमारा B2G है, EG है और A2U है, ये तीनों क्या करते हैं, हमारे जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करने से ये सब क्या हो जाता है, हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है। ये रेड सब क्या है, हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी क्या है, हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ये तीन हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाता है। और EU स्टार, A1G स्टार और हमारा क्या हो गया, B1G स्टार क्या है, ये सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्क्वायर प्लेनर में हमने कहा है कि मेनली ये कौन सा सिस्टम बनाता है, हमारा D8 सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो D8 सिस्टम क्यों बनाता है, हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से कि ये स्टेबल क्यों हो जाता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल क्यों हो जाता है, हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे D8 सिस्टम में हमारा जो मेटल और लिगेंड क्या होगा, चार होगा, Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। इसमें जो मेटल होगा, मेटल जो होगा हमने कहा है मेनली क्या होगा, D8 सिस्टम होगा, D8 सिस्टम जिसमें D ऑर्बिटल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लिगेंड हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 × 8, ये भी 8 बन जाएगा, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल जो हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, टोटल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा फिर क्या हो गया, 16, क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, वेदर हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही कंप्लीट हो जाता है या एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो हम अभी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा A1G है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। B1G में 2 आएंगे, कितना हुआ, 2 2 4। EU में 4 5 6 7 8, ठीक है। B1G में 9 10 11 12 13 14 15 16,
क्या हो गया, अब जब हमने टोटल हमारे पास D8 सिस्टम में Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स में 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आ रहा है, ठीक है। तो हमने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि जो D8 सिस्टम में टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इनको हमें फिलअप किया तो क्या हो गया, जो हमारा बॉन्डिंग है सब नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो प्लेसमेंट है वो फुल हो गया। A1G में 2, B1G में 2, EU में 4, B2G में 2, EG में 4 और A1G में 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्या हो गया, हमारे सिर्फ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की फिलअप पूरा हो गया। अब हमने कहा है कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होता है, कम होता है इस कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। अब क्या हो जाता, अगर यही सिस्टम अगर D17 हो जाता, ठीक है, 17 होता तो क्या हो जाता, हमारे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता, यहां पे चला जाता, इससे क्या होता, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता, स्टेबलाइज नहीं रहता, ठीक है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन 15 भी हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता, ठीक। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ये दिखाता है कि D8 सिस्टम पर्टिकुलरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है और स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट किया तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल Ml4 टाइप कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, जो कि D8 सिस्टम है, मेनली D8 सिस्टम हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जब हमने इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनमें क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 16 है वो सब क्या हो जाता है, इसी में ही एकोमोडेट हो जाता है। तो हमारे नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाके जो एनर्जी के डिस्टेबलाइज करता है उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम इसी 16 इलेक्ट्रॉन में क्या रह जाता है, स्टेबल रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो D8 सिस्टम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही दिखाता है कि D8 सिस्टम पर्टिकुलरली स्क्वायर प्लेनर क्यों बनाता है और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तब भी ये डिस्टर्ब होके हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे दिखाता है कि हमारा जो D8 सिस्टम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से और भी हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स D8 सिस्टम पर्टिकुलरली ओनली D8 सिस्टम क्यों बनाता है, ठीक है। तो हमने देखा क्योंकि हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारा कंप्लीट फिलअप हो जाता है, इसीलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबलाइजेशन है वो पूरा कर देता है, ठीक है। तो ये है आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो डायग्राम है वो क्या है, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ये स्टार वाले सब क्या बनेंगे, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या बनेंगे, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर डायग्राम, और ये दिखाता है कि पर्टिकुलरली जो D4 वाला सिस्टम है वो ही हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बचता है इसमें वो हमने देखा है पाई बॉन्डिंग। हमने अभी तक जो देखा वो किसके बारे में बात कर रहे थे, सिग्मा बॉन्डिंग के, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिगेंड और मेटल के बीच में जो ओवरलैप से सिग्मा बॉन्डिंग बनता है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि पाई बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कैसे पाई बॉन्डिंग मेटल कॉम्प्लेक्स में जो पाई बॉन्डिंग होता है, बेक पी पाई होता है, पी पाई डी पाई होता है, ठीक है, डी पाई पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, डी पाई सिग्मा स्टार जो बैक बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग होता है। वो हमारे बाद में हम ये देखेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो ड्रॉबैक था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, वो अब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उस ड्रॉबैक को पूरा कर देता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो पाई बॉन्डिंग होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है फर्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
तो हमने देखा कि मेटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कैसे एक्सप्लेन करता है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग को, मेटल और लिगेंड के बीच में कैसे सिग्मा बॉन्डिंग होता है। अब कुछ लिगेंड ऐसा है जो कि पाई बॉन्डिंग का भी स्ट्रेंथ रखता है। क्या होता है, वहां पे पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन भी होता है। Along with the sigma bonding, there are some ligands which can also interact with the metal through pi bonding. हम मेटल और लिगेंड के थ्रू भी पाई बॉन्डिंग होता है, या लिगेंड से मेटल के और भी पाई बॉन्डिंग होता है, जिससे सेकंड वाले केस को, जिससे हम मेटल और वापस लिगेंड के और पाई बॉन्डिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ जो पाई बॉन्डिंग में क्या होगा, पाई बॉन्डिंग में हमारे पास जो मेनली जो पाई बॉन्डिंग होता है क्या है कि हमारे पास एक मेटल और लिगेंड होता है। ठीक है, मेटल और लिगेंड होते हैं। जनरली सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या ये लिविस बेस एक्ट करता है, ये लिविस एसिड एक्ट करता है। तो क्या करता है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पे जब बॉन्ड बन जाता है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो जो ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होता है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल के पास ये वाला ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास ये वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे इनके साथ क्या होगा, हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप होगा। इन दोनों के पास क्या होगा, ये दोनों इस तरह साइड वाइज क्या होगा, ओवरलैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि हर लिगेंड और मेटल के पास ऐसे क्या होता है, दो दो ऑर्बिटल्स होते हैं। टोटल कितना हो जाता है, 12 पी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। यहाँ पे एक होगा ऊपर, बोर्ड के ऊपर होगा। ये क्या हो गया, ये मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिग्मा एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर में जो बॉन्ड आता है वो क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैप से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये एक लोब यहाँ से आएगा, दूसरे ऑर्बिटल के लोब यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये मेटल का, ये लिगेंड का। इसी तरह यहाँ से ये आ जाएंगे और यहाँ से ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैप से जो बनता है ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्डिंग भी होता है। तो यहाँ से बाद में हमें पता चलेगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि किस टाइप के लिगेंड को हमने लेफ्ट साइड में वीक फील्ड में रखा है और क्यों रखा है, और किस टाइप के लिगेंड को हमने राइट साइड में या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना है। तो क्या होता है कि ये जो साइड वाइज ओवरलैप होता है पी ऑर्बिटल के या पी और डी ऑर्बिटल के बीच में हो जाता है, वहां से क्या हो जाता है, हमारा पाई बॉन्ड की रिजल्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड की रिजल्ट में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा है कि हर उसके पास कितना हो जाता है, दो टाइप के, इस टाइप के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं MLS6 टाइप की, तो क्या हो जाता है, हमारे पास लगभग 12 इससे क्या हो जाता है, पी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप्स के इस तरह बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहला जो केस है हमारा पी पाई डी पाई हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। डी पाई भी हो सकता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल से लिगेंड की डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तीसरा जो होगा हमारा क्या होगा, डी पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जा सकता है। ठीक है, और जो फोर्थ टाइप का होगा वो डी पाई सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जा सकता है। तो मेनली हमारे पास ये 4 टाइप के पाई बॉन्डिंग हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो पी ऑर्बिटल फिलिड पी ऑर्बिटल से क्या होगा, पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मूव होगा किसमें, एम्प्टी डी ऑर्बिटल से। फर्स्ट केस में क्या होगा, फिलिड पी ऑर्बिटल से क्या होगा, दूसरे मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव होगा, इलेक्ट्रॉन मूव टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई ऑर्बिटल की पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल की डी ऑर्बिटल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल डी ऑर्बिटल्स टू किस में होगा, लिगेंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में, लिगेंड की एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगा। तो ये जो इस टाइप के पाई बॉन्डिंग किसमें होगा, ऐसे लिगेंड्स में होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, अवेलेबल होगा। अगर डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो इस टाइप का बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारा मेटल की डी ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स move from metal d orbitals to ligand anti-bonding pi ऑर्बिटल्स। इस टाइप के बॉन्डिंग में क्या होगा, जो हमारे मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से हमारे लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो हमें इस टाइप के पाई बॉन्डिंग की रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मेटल की डी ऑर्बिटल से हमारे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में चला जाएगा। इस टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम metal d orbitals to sigma star, जैसे ये की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। इसमें क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होगा मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से जो लिगेंड की सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप के होगा, ये किस टाइप के, इसका हम कुछ लिगेंड का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा जैसे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। इस टाइप के लिगेंड में जहां पे क्या होगा, या O2 नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पी ऑर्बिटल में। ये सब छोटे वो है एलिमेंट्स है, तो वहां से फिलिड पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मेटल की डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड टाइप होगा ये किस में होगा, जैसे कि ट्राई मिथाइल फॉस्फीन टाइप का होगा, R3AS टाइप में होगा, और हमारे पास कुछ एग्जांपल है R2S टाइप है, फॉस्फोरस एस्टेटिन या सल्फर। इस टाइप के लिगेंड में जहां पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। फॉस्फोरस में क्या होगा, हमारे डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में नहीं होगा, फ्लोरीन में नहीं होगा, इसमें भी डी ऑर्बिटल होगा, सल्फर में भी डी ऑर्बिटल होगा। तो क्या होगा, मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड की एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। जो डी पाई से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में किस टाइप के लिगेंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे, इसमें जैसे कि हमारा कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल में क्या होगा, मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल से कार्बोनाइल की एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा, या RNC इसमें होगा, पायरिडीन में होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ऐसे डी पाई, जहां डी पाई टू पाई स्टार क्या हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकता है। साइनाइड में होगा, और हमारे किस में हो सकता है, N2 में होगा, और हमारा NO2 नेगेटिव में होगा, या इथाइलिन में होगा। क्या होना चाहिए, मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पाई स्टार जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का खाली होना जरूरी है, तभी इस टाइप के हमारे पास डी पाई स्टार बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। और जो लास्ट है हमारा मेटल की डी ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसमें हमारे पास H2 है, जो हमारे पास एक एग्जांपल है, H2 है। यहाँ पे होगा R3P होगा, और हमारे क्या होगा, अल्केन्स में होगा। अल्केन्स में इस टाइप के डी पाई टू पाई स्टार पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगा। तो ये है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप के मेनली हमारे पास क्या हो रहा है, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है।
अब देखेंगे हम मेटल में हमारे कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारे पाई बॉन्डिंग कर सकता है। एक तो हमने देखा है, एक हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या होगा, पाई बॉन्डिंग में फॉर्मेशन नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास पी ऑर्बिटल है जिसमें हमारा पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है। ये तीन ऑर्बिटल हमने कहा है पी पाई डी पाई टाइप का बॉन्डिंग हो सकता है। तो ये वाला हमारा ऑर्बिटल्स क्या करेगा, जिसमें हमारा क्या था T1U टाइप के थे सिमेट्री, ये वाला ऑर्बिटल हमारा पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। दूसरा तीसरा हमारे पास डी ऑर्बिटल था, इसमें हमारा एक साथ था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। T2G सिमेट्री के था, इनका जो लोब्स की डायरेक्शन होते हैं वो क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होता है। तो ये क्या करेंगे, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो है हमारा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर या डी जेड स्क्वेयर, इनकी डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। ट्राइहेड्रल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है इसमें हमारे मेनली यहाँ पे दो टाइप के ऑर्बिटल हमारा पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, वो हमारा ये है, ये दो है पी एक्स पी वाई पी जेड। T1U टाइप सिमेट्री है, डी में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो कि T2 टाइप के सिमेट्री है। ये क्या करेगा, हमारे पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर EG सिमेट्री एंड एस ऑर्बिटल A1G सिमेट्री टाइप के, ये दोनों हमारे पाई बॉन्डिंग में हमारा क्या लेगा, हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ मेटल के ये दो ऑर्बिटल T2 T1G और हमारे T2G, ये दोनों क्या करेंगे, हमारा पाई ऑर्बिटल में हिस्सा लेंगे। क्या करेंगे, पाई ऑर्बिटल में हिस्सा लेंगे। अब हम देखेंगे लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से कौन कौन सा हिस्सा ले सकते। तो जो लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और जो कि हमारे पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, तो वो मेनली इस चार टाइप के सिमेट्री में वो फॉलो अप होता है। एक होता है हमारा T2G, दूसरा है हमारा T1U, T2U एंड T1G। ये चार लीगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है। लीगेंड के जो ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं वो इस चार टाइप के सिमेट्री के होते हैं। एक है T2G, T1U, T2U एंड T1G। ये चार टाइप के हमारे क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने कहा है कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स है, इन दो ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन पाई बॉन्डिंग के लिए फिजिबल है। अब क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Px Py Pz ऑर्बिटल की T1U की जो हमने बात किया है, ये क्या करता है, ये ऑलरेडी हमारे जो सिग्मा बॉन्डिंग में हिस्सा ले चुके होते हैं। हमने क्या किया, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा तो हमारे ये Px Py Z, क्योंकि ये अलाउंड एक्सिस आते हैं इनकी डायरेक्शन, तो ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्डिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब क्या होगा, अब ये ऑर्बिटल अगर फिर से पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, तो ऑलरेडी जो हमारा सिग्मा सिस्टम है वो क्या कर देगा, ये पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेने से इस सिग्मा सिस्टम को क्या कर देगा, जो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इसको क्या कर देगा, वीकेंड कर देगा, इसको कमजोर कर देगा, सिग्मा सिस्टम को कमजोर कर देगा। ठीक है, सिग्मा सिस्टम को जब कमजोर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था वो वीक हो जाएगा। तो क्या होता है, ये जो पी ऑर्बिटल भी हमारे पाई जो बॉन्डिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये हो कर सकते हैं, इनके लिए डायरेक्शन जो है पॉसिबल है, जो लोब्स की डायरेक्शन है, लेकिन ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग वीक हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये भी यूजुअली पाई बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, कम हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, पाई बॉन्डिंग में हिस्सा कम लेते हैं, हो सकता है लेकिन कम लेते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारे सिग्मा जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होता है। तो हमारे मेटल के पास अब बचा कितना, ये वाला बचा dxy dyz and dzx, जो कि हमारा क्या कर सकता है, हमारे इसमें पाई बॉन्डिंग में लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में। अब हमने बोला है कि जो हमारे पाई बॉन्डिंग के लिए जो सिमेट्री का एक जैसा होना वो क्या है, जरूरी है, सिमेट्री का एक जैसा होना जरूरी है।
अब क्या हो जाता है कि इन दोनों में सिमेट्री किस में कॉमन है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो हमने सिमेट्री की बात किया था, तो मेटल की जो मेटल की जिनकी एक्सिस डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, इनकी जो पोजीशन होता है वो इन बिटवीन दी लोब्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि T2G सिमेट्री अगर हम लिगेंड ग्रुप पे में देखेंगे तो सिर्फ हमें एक जगह पे ही क्या है, T2G सिमेट्री के ऑर्बिटल से। तो अब क्या होगा, सिर्फ जो लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है वो सिर्फ ये क्या है, T2G सिमेट्री के ऑर्बिटल से, क्योंकि जो d ऑर्बिटल के सिमेट्री है वो क्या है, T2G है, ठीक है। तो ये जो T2U और EG है ये हमेशा क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इसके लिए अप्रोप्रिएट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स यहाँ पे नहीं है, मेटल में अप्रोप्रिएट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स नहीं, इनकी ना होने से हमने कहा है कि एक क्या होना चाहिए, सिमेट्री जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमिलर रहना चाहिए, तभी वो कंबाइन होगा, अदरवाइज कंबाइन नहीं होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा जो ऑर्बिटल्स है सिर्फ T2G लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल से, और हमारा जो मेटल के T2G वाला ऑर्बिटल है DXY DYZ DZX क्या करेंगे, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, मेटल की पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो अब पता चला कि कौन सा ऑर्बिटल्स हमारे पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये देखा कि पहले हमने देखा कि कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा ले सकता है और कौन सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस टाइप के पाई बॉन्डिंग हो सकता है और कौन से ऑर्बिटल फ्रॉम मेटल एंड कौन से ऑर्बिटल फ्रॉम द लिगेंड हमारे पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे पाई बॉन्डिंग होता है और कैसे पाई बॉन्डिंग से हमारे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने जिस तरह लिगेंड्स को रखा गया है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।